चलिए बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन या उपभोक्ता संरक्षण का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को उपभोक्ताओं की नजरों से, जो उनके पर्सपेक्टिव से, और बिजनेस के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जो कानूनी संरक्षण है कि वो कौन कौन से कानून हैं जो उपभोक्ताओं को संरक्षण देते हैं भारत में। तो वो हम लोग रीड करेंगे। अब इनकी व्याख्या नीचे दी गई है। लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। तो जो सबसे पहला एक्ट है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है और मोस्टली जितने केसेस होते हैं वो सब इसी के अंडर होते हैं। और इसके अंदर जो कंज्यूमर होता है वो, जैसे कोई दोषपूर्ण वस्तु है, कोई घटिया स्तर की वस्तु है, कोई चीज मिलावटी है, किसी चीज को खाने से किसी को कोई समस्या हो गई है, कोई हार्मफुल चीज है, इस तरह की बहुत सारी चीजें, कोई मिलावट कर रहा है, तो उसके खिलाफ वो लोग उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं, वहां कंप्लेन कर सकते हैं। और जो भी वहाँ की अथॉरिटी है वो प्रॉपर सब कुछ देखने के बाद फैसला सुनाती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करता है एवं उनका प्रवर्तन करता है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण वस्तुओं, घटिया स्तर की वस्तुओं, सेवाओं, अनुचित व्यापार क्रियाओं तथा अन्य प्रकार के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत 3 स्तरीय तंत्र की स्थापना का प्रावधान है। 3 स्तरीय यानी 3 लेवल की। सबसे पहले जिला फोरम, यानी जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम, वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, जिला लेवल पर होगा। उसके बाद राज्य कमीशन एवं राष्ट्रीय कमीशन सम्मिलित है। तो ये 3 लेवल पे, पहले एक जिला के लेवल पर होगा, फिर एक राज्य के लेवल पर और एक फिर नेशनल लेवल पर। इसमें प्रत्येक जिला, राज्य एवं सर्वोच्च स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के गठन का प्रावधान है। ये तीनों फोरम या ये जो तीनों लेवल हैं इसके, ये हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। तो ये था हमारा पहला एक्ट, पहला कानून जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए था, है, अभी भी है। प्रसविदा अधिनियम। अब ये अधिनियम क्या करता है? ये अधिनियम शर्तें निर्धारित करता है जिसके अनुसार किसी अनुबंध के पक्षों में जो वायदे किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए वो बाध्य होंगे। इसे इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं। और ये अगर आपने जैसे किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ओरली भी हो सकता है, वो रिटर्न में भी हो सकता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने जो भी चीजें अग्री की हैं कि आप हमें ये इतना पैसा देंगे और इस पैसे के लिए हम ये काम करेंगे, जाहिर सी बात है वो जो काम है वो लीगल होना चाहिए। कल वो आपने कहा कि नहीं हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये हमें 50 लाख रुपए देंगे और हम को काम तमाम कर देंगे, तो ये जो है इलीगल है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, ये वॉइड होंगे। यहाँ पर जो प्रॉपर जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है उनकी बात हो रही है, जो कानूनी तौर पर जो पूरे किए जा सकते हैं। तो वो अगर आपने कोई वादे किए हैं दोनों पक्षों ने, तो उनको आप पूरा करने के लिए बाध्य होंगे कि आपको वो पूरे करने ही है। अगर आप पूरे नहीं करेंगे तो वो इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। फिर कोर्ट आपको ऑर्डर देगी कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। मतलब कोर्ट अलग अलग ऑर्डर दे सकती है डिपेंडिंग ऑन केस टू केस, तो उसके लिए आप बाध्य होंगे। तो यह अधिनियम अनुबंध को तोड़ने पर इससे जुड़े पक्षों को उपलब्ध प्रतिकार का निर्धारण करता है। तो ये था हमारा दूसरा एक्ट, दूसरा कानून। तीसरा, वस्तु विक्रय अधिनियम। नाम से समझिए, वस्तु के विक्रय से रिलेटेड जो नियम कानून है वो, इंग्लिश में से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहते हैं। यह अधिनियम क्रेताओं को उस स्थिति में कुछ संरक्षण प्रदान करता है जबकि उन्होंने जो वस्तुएं खरीदी हैं वह घोषित अथवा गर्भित शत्रुओं अथवा आश्वासन के अनुरूप न हो। जैसे आपने कोई चीज खरीदी और उसके बारे में आपको कुछ और ही बताया गया था, लेकिन जब आपने वो चीज यूज की तो कुछ और ही निकली, और आपने जैसा सोचा था वैसे वो एक्सपेक्टेशन की बिल्कुल उल्टा ही निकली। आपको बताया कुछ था, आपको मिला कुछ, तो आप इसमें इसके अंडर केस कर सकते हैं, वस्तु विक्रय अधिनियम। तो ये उसके लिए संरक्षण प्रदान करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम। अब ये समझ आइए, आवश्यक वस्तुओं से रिलेटेड है। यह अधिनियम आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण पर नियंत्रण, इनके मूल्यों की वृद्धि प्रवृत्ति को रोकने तथा इनके समान वितरण को सुनिश्चित करता है। अब कुछ चीजें होती है जैसे जो बहुत जरूरी होती है सभी के लिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आटा, दाल, तो वो जो कुछ चीजें होती है जो सरकार नोटिफाई करती है ऐसा आवश्यक वस्तु,
तो ये उस पर नियम ये लागू होता है, और उसके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण, जैसे जो राशन केंद्र होते हैं वहां पे जो इनका वितरण होता है कुछ आवश्यक वस्तुओं का, तो वो समान वितरण, तो वो उन सब पर एप्लीकेबल होता है कि उसको प्रॉपर उसकी जो कीमतें हैं वो बिल्कुल लो लेवल पे सेट है, ताकि उन्हें वो चीजें सबको उपलब्ध हो पाए। जो लोग गरीब हैं, जो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें भी वो आवश्यक वस्तुएं मिले। तो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम उन चीजों पर लागू होता है जो कि सरकार ने नोटिफाई की होती है कि हाँ ये चीजें आवश्यक वस्तु है। तो उनके मूल्यों से रिलेटेड, उनका किस तरह उत्पादन करना है, उनको किस तरह वितरण करना है, और उनका समान वितरण हो, उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई ना हो, तो ये सब इस कानून के अंदर आता है। और इस कानून में अनुचित लाभ कमाने वाले जमाखोर एवं कालाबाजारियों की समाज विरोधी कार्रवाइयों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। अब नेक्स्ट, कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937। ये 1937 का एक कृषि उत्पाद से रिलेटेड यह अधिनियम कृषि उत्पादों एवं पशुओं के उत्पादों की श्रेणियों के मानक निर्धारित करता है। यह मानकों के उपयोग को शासित करने के लिए शर्तें तय करता है तथा कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण, चिन्हांकन एवं पैकिंग के लिए भी प्रक्रिया तय करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो गुणवत्ता का चिन्ह निर्धारित है उसे एगमार्क कहते हैं, जो कि कृषि विपणन का एक संक्षिप्त नाम है। एगमार्क आपने सुना होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट में रहता है ये निशान। तो कृषि उत्पाद, इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि स्टैंडर्ड की जो चीजें हैं उनका इस तरह से ये चिन्ह होगा, उनके लिए ऐसी पैकिंग होगी, ऐसा होता क्लासिफिकेशन होगा, इस तरह की क्वालिटी वाला प्रोडक्ट इस श्रेणी में आएगा, ये वाला प्रोडक्ट इस श्रेणी में आएगा। तो ये सारी चीजें कृषि उत्पाद में एक्ट में होती है। अब नेक्स्ट है हमारा खाद्य मिलावट अवरोध नियम। तो इसके नाम से समझ जाइए, खाद्य मिलावट अवरोध, खाद में मिलावट नहीं करनी, खाद में मिलावट अवरोध नियम, उसको रोकना है। तो जो भी खाद में मिलावटें होती है उस पर अंकुश लगाता है और जन साधारण के स्वास्थ्य के हितों में शुद्धता निश्चित करता है। क्योंकि जब हम लोग खाद मिलावटी खाना, मतलब सॉरी खाना नहीं, उससे रिलेटेड जो भी फूड प्रोडक्ट्स या फ्रूट्स खाएंगे तो जाहिर सी बात हमारे स्वास्थ्य के हित में नहीं है वो। तो ये वो एक्ट है खाद मिलावट अवरोध अधिनियम। नेक्स्ट, माप तौलक मानक अधिनियम। फिर से नाम से समझिए, माप तौल, जो वेट होते हैं। आप जैसे कुछ सामान लेने जाते हैं तो जब आप कहते हैं 1 किलो फल दे दो, 1 किलो सेब दे दो, तो वो एक इतना बड़ा एक वेट होता है, उसमें निकलता है 1 kg, वो उठाकर एक तरफ रखता है, बाकी फिर तो वही जो माप तौल है, तो उसका एक वो वजन होता है। वो 1 किलो ऐसा नहीं उन्होंने खुद ही घर पे बनाया है, उसके लिए प्रॉपर अथॉरिटी होती है, वो बनाती है, और उसके लिए सब चीजें पहले से स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं। तो अगर कोई इंसान वो जो माप तौल मानक है उनके जो भी नियम कानून है वो फॉलो नहीं करता, जैसे लिखा 1 किलो है वो 750 ग्राम का, तो इस तरह की जो चीजें होती है वो इसके अंदर आती है। तो इस अधिनियम की धाराएं उन वस्तुओं पर लागू नहीं होती जिनका वजन माप संख्या अनुसार विक्रय अथवा वितरण किया जाता है। यह उपभोक्ताओं को कम तौलने अथवा मापने के अनुचित आचरण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है कि अगर कोई इंसान उसको कम तौल रहा है, 1 किलो बोल के सिर्फ 700 ग्राम में दे रहा है, या फिर अनुचित आचरण मापने के नाम पर करता है, तो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ जा सकते हैं। ट्रेडमार्क अधिनियम। ट्रेडमार्क के बारे में आप लोगों को पता होगा। ट्रेडमार्क जैसे हर कंपनी का या हर जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसका अपना एक निशान होता है कोई, जिससे अगर वो निशान देखते ही आप पहचान जाते हैं। जैसे एप्पल, वो आधा खाया हुआ एप्पल या जो भी आप उसे कहें वो एप्पल। सैमसंग का अपना एक निशान होता है। एचपी, एचपी के लिए अपना एक निशान होता है, एचपी लिखा रहता है। तो इसी तरह हर किसी का, हर सबका अपना अपना एक निशान होता है। तो ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत जिसका जो निशान है, जो उन्होंने रजिस्टर्ड कराया है, उसे सिर्फ वही यूज कर सकते हैं, उसका यूज कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। अब जैसे एप्पल है, तो जो एप्पल का वो जो शेप है, एप्पल का जो ट्रेडमार्क है, उसका यूज कोई और नहीं कर सकता। सैमसंग उसके एप्पल का यूज नहीं कर सकती। तो ये ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में है। इस अधिनियम ने व्यापार एवं वाणिज्य चिन्ह अधिनियम 1958 को समाप्त करके उसका स्थान ले लिया। पहले ये वाला एक्ट था, अब इसकी जगह ट्रेडमार्क एक्ट आया। यह अधिनियम उत्पादों पर धोखाधड़ी वाले चिन्हों के उपयोग पर रोक लगाता है। इस प्रकार से उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों से संरक्षण प्रदान करता है। वो देखो ना, हमने डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, एप्पल का वो जो ट्रेडमार्क है वो वैसे ही लगा देते हैं किसी और पे, ये भी एप्पल का फोन है लेकिन वो होता नहीं एप्पल का। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो इसके अंदर आती हैं।
प्रतियोगिता अधिनियम 2002, कंपटीशन एक्ट। यह अधिनियम एकाधिकार एवं प्रतिरोध व्यवहार अधिनियम 1969 को भंग कर उसका स्थानापन्न करता है, यानी इसकी जगह अब ये कंपटीशन एक्ट आया। यह अधिनियम व्यावसायिक इकाइयों द्वारा बाजार में प्रतियोगिता में अड़चने डालने वाला कार्य करने पर उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करता है। कंपटीशन एक्ट में ये होता है कि जो कंपटीशन एक्ट है या कंपटीशन कमीशन है, इसके अंदर उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी मार्केट में कंपटीशन है वो फेयर हो। कोई बिजनेस, अगर कोई बिजनेस बहुत बड़ा शेयर है उसका मार्केट में, तो वो किसी गलत तरीके से उपभोक्ताओं पर गलत असर न डाले, एक प्रॉपर फेयर कंपटीशन हो, वो अपने जो डोमिनेंट पोजीशन है उसका गलत फायदा ना उठाए। तो इस बात को इंश्योर करना कंपटीशन एक्ट की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम। इसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ये एक अथॉरिटी है, भारतीय मानक ब्यूरो। ब्यूरो की दो मुख्य क्रियाएं हैं। ब्यूरो का क्या काम है? जो दो मेन चीजें हैं, वस्तुओं के लिए गुणवत्ता मानक निश्चित करना, कि जो उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड वो फिक्स करना, एवं BIS प्रमाणीकरण योजना के माध्यम से उनका प्रमाणीकरण करना, यानी जो उस स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं उसके लिए उनको एक सर्टिफिकेट देना। निर्माता अपने उत्पादों पर ISI चिन्ह तभी प्रयोग कर सकते हैं जबकि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वस्तुएं निर्धारित गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप है। आपने ये देखा होगा बहुत सारी चीजों में ये ISI का मार्क होता है, तो वो तभी उन्हें मार्क वो लोग यूज कर सकते हैं जब उनकी वस्तुएं एक प्रॉपर स्टैंडर्ड को मीट करें, कि उनकी वो क्वालिटी इतनी अच्छी है, तभी वो यूज कर सकते हैं। ब्यूरो ने एक शिकायत प्रकोष्ठ की भी स्थापना की है जहां उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता की शिकायत कर सकते हैं जिनमें ISI चिन्ह अंकित है। तो ब्यूरो ने एक तरह से कमेटी बनाई है जहाँ पे उपभोक्ता उन चीजों के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं जिनकी गुणवत्ता उस लायक नहीं है, बल्कि तब भी वो लोग ISI का चिन्ह यूज कर रहे हैं। इन सभी कानूनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, जिसमें उपभोक्ता के 6 अधिकारों का प्रावधान है तथा उपभोक्ताओं को क्रय की गई वस्तुओं एवं लाभ उठाई गई सेवा में यदि कोई कमी है तो उसके शिकायत को दूर करने में सहायता करता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये थे हमारे जो कानून है या जो अधिनियम है जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। जो पहला था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसमें अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली 3 लेवल पर अथॉरिटीज थी, फोरम थे, जिला फोरम, राज्य कमीशन एवं राष्ट्रीय कमीशन। फिर उसके बाद हमारा फ्रेंच विदा अधिनियम। इसमें क्या था, इसमें अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप उस चीज को करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर आपने कोई वादा किया है तो आपको पूरा भी करना होगा, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, उस चीज से याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वस्तु विक्रय अधिनियम। जैसे जो वस्तुएं खरीदी गई हैं अगर वो उस लायक नहीं है जैसी कि आपको बताई गई है या आपको जो आश्वासन दिया गया है वैसी नहीं है, तो इसके अंदर आपको संरक्षण प्राप्त है वस्तु विक्रय अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो चीजें बहुत ही आवश्यक है जिन्हें सरकार ने ऐसा नोटिफाई किया है उसके लिए ये आवश्यक वस्तु अधिनियम है कि उसका उत्पादन किस तरह होगा, उसका वितरण किस तरह होगा, उसके मूल्यों में वृद्धि ना हो और उसका समान वितरण हो। तो इसमें जो कालाबाजारी और जो जमाखोर लोग टाइप के इंसान होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है इसमें। कृषि उत्पाद, इसमें जो कृषि उत्पाद जो खेती से जो उत्पाद होते हैं और जो पशु है उनके जो उत्पाद है उनकी श्रेणियों के लिए मानक निर्धारित किया जाता है। तो इस एक्ट के अंदर जो अलग अलग क्वालिटी के सामान है उनके अलग अलग श्रेणीकरण, अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, अलग अलग चिन्हीकरण होता है, अलग अलग निशान उनको देते हैं, तो इसमें वो सब होता है। एग मार्क। खाद मिलावट अवरोध नियम, जो खाद में मिलावट के लिए जो अंकुश लगाने के लिए जो नियम है वो। माप तौल मानक, जो माप और तौल से रिलेटेड है, जो लोग जैसे 1 किलो बोल के 700 ग्राम देते हैं उनके लिए है ये। फिर ट्रेडमार्क नियम, जो ट्रेडमार्क्स होते हैं तो उनके साथ धोखाधड़ी नहीं की जा सकती, जिसका ट्रेडमार्क है वही यूज करेगा। प्रतियोगिता अधिनियम, इसके अंदर जो अथॉरिटी होती है उसका काम होता है देखना कि जो कंपटीशन है वो हेल्दी कंपटीशन हो, और अगर कोई बिजनेस है या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस चीज का फायदा ना उठा सके अपने मार्केट शेयर का, और जो प्रॉपर कंपटीशन हो रहा है वो फेयर हो। भारतीय मानक ब्यूरो, इसमें जो भारतीय मानक ब्यूरो है इसकी स्थापना की गई थी इसमें
और इसके 2 काम होते हैं, एक तो प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट देना और एक गुणवत्ता मानक निश्चित करना, यानी एक स्टैंडर्ड सेट करना क्वालिटी के लिए। और इसके अंडर ही एक शिकायत के लिए एक कमेटी बनाएंगे जिसमें जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी उपभोक्ता है, वो गुणवत्ता की शिकायत कर सकते हैं उन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ISI का चिन्ह यूज कर रहे हैं, जिनकी भी क्वालिटी ऐसी नहीं है। तो ये एक्ट कितने हो गए टोटल? 10। ये 10 एक्ट थे जो कि हम लोगों ने पढ़े, जो कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए है। अब इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और इसके अंदर 6 अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ताओं को। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अभी के लिए आप यहाँ तक रीड कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारे 6 अधिकार हैं उस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।